रे डायग्राम। अब सबसे पहले हम क्या कवर करेंगे, रे डायग्राम। और जब हम रे डायग्राम की बात कर रहे हैं तो हमें पता है रे डायग्राम का क्या मतलब होता है। रे डायग्राम का मतलब होता है कि हम किसी भी इंसिडेंट लाइट रे को लेते हैं और हम ये देखते हैं कि अगर हम उस पर्टिकुलर लेंस या मिरर से अगर हम उसके ऊपर उसे फॉल कर रहे हैं तो वो किस तरीके का रिफ्रैक्शन, अगर लेंस की बात करेंगे तो वो रिफ्रैक्शन शो करेगा, और अगर मिरर की बात करेंगे तो वो किस तरीके का रिफ्लेक्शन शो कर रहा है। ये सारी बातें हम इसमें कंसीडर करते हैं। तो देखो, अब जैसे में रे डायग्राम हम पहले कंसीडर करते हैं कॉन्वेक्स लेंस का। देखो, अब मान लीजिए ये मेरा एक कॉन्वेक्स लेंस है, राइट। ये उसका अपर्चर है, ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या होगा ऑप्टिकल सेंटर, ये मेरा F1 और ये मेरा C1 भी है, और मैं इसे 2F1 भी बोल सकता हूँ, एक ही बात है, राइट। ओके, ऐसे ही बेटा रफली हम ले लेते हैं ये वाला पॉइंट एज F2 और ये हो गया मेरा 2F2। 2F2 एंड C2 बोथ आर सेम, डोंट गेट कंफ्यूज। सबको पता है बेटा यहाँ पर इस केस के अंदर प्रिंसिपल फोकस कौन सा है, F2। कौन सा है, F2। ओके, अब ये जो हम पहला केस यहाँ पर देख रहे हैं इसके अंदर हम अपनी इंसिडेंट रे को पैरेलल रखेंगे टू द प्रिंसिपल एक्सिस व्हेन इंसिडेंट लाइट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, व्हेन इंसिडेंट लाइट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो, ये पता चला कि जब भी कोई इंसिडेंट लाइट रे पैरेलल होगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो वो रिफ्रैक्ट होकर कहां से पास हो रही होगी बेटा, प्रिंसिपल फोकस से, दैट इज F2 से। ठीक है, जब भी कोई इंसिडेंट लाइट रे पैरेलल होगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो वो रिफ्रैक्ट होकर कहां से पास होगी, टू थ्रू प्रिंसिपल फोकस F2। आ गई बात समझ में, बोलिए सर आ गई बात समझ में, ये वाला रे डायग्राम क्लियर है। ठीक है, अब मान लीजिए हम एक सेकंड केस अब कंसीडर करेंगे, वही सेकंड केस के अंदर अब हम इसका उल्टा कर देंगे। अब हम अपनी इंसिडेंट लाइट रे को किससे पास करेंगे बेटा, पहले फोकस से। किससे पास करेंगे, फोकस से। तो मैं बोल रहा हूं दैट व्हेन इंसिडेंट लाइट रे passes through focus, when incident light ray passes through focus। देखिए सर, अब इस वाले केस के अंदर हमने यहाँ पे ये ले लिया अपना, ठीक है, ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर है, ये एक उसका अपर्चर है, ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस 1, 2F1, F2, 2F2। अब मान लीजिए कुछ हम ऐसा केस कंसीडर करते हैं, ठीक है, फ्री हैंड है तो थोड़ा सा पॉइंट मिस हो गया, आपको मेन टॉपिक समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है। अगर हमारी इंसिडेंट रे अगर फोकस से पास कर रही है तो वो अपर्चर से जब रिफ्रैक्ट होगी, नाउ इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। आ गई बात समझ में, पक्का। ये दोनों रे डायग्राम क्लियर है कि कौन से केस के अंदर क्या हो रहा है। पहले केस के अंदर क्या देखा हमने कि जब हमारी इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, जब हमारी इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो उस केस के अंदर क्या हो रहा है, वो रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है। ये जो हमने एक्टिविटी करी थी जिससे हमें पता चला था कि हमारा प्रिंसिपल फोकस कौन सा होता है, वो एक्टिविटी में भी हमने कुछ ऐसा सही करा था, राइट। और अब हम सेकंड केस के अंदर जब हमारी अपनी इंसिडेंट लाइट रे को पास कर रहे हैं थ्रू फोकस तो वो पैरेलल हो जाती है, वो रिफ्रैक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाती है। गॉट इट, आगे सबको बात समझ में, बोलो। चलिए सर, अब आगे बात करते हैं। अब हम एक केस ऐसा लेते हैं सर अब देखो यहाँ पर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला कोई केस तो होता नहीं है, जैसा जो हमारे मिरर के केस में था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर कोई भी इंसिडेंट लाइट रे अप्रोच करती है तो वो सेम पाथ को ही रिट्रेस करती है। था या नहीं था, था ना एक पार्ट, है ना, कॉन्केव लेंस में, वो कॉन्केव मिरर में भी था, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर भी था। अब यहाँ पर वो कोई केस नहीं होता, अब यहाँ पर एक थर्ड केस होता है जब डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर पर हमारी इंसिडेंट लाइट रे आए। सो व्हेन इंसिडेंट लाइट रे falls directly on the optical center, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर F1 2F1, ठीक है। ऐसे यहाँ पर आ गया F2, मान लीजिए आ गया 2F2। अगर कोई भी लाइट रे अगर डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर पर आ रही है, डायरेक्टली कहाँ पर आ रही है बेटा, डायरेक्टली अगर ऑप्टिकल सेंटर पर आ रही है तो वो विदाउट एनी डेविएशन पास हो जाती है। ये पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी इंसिडेंट लाइट रे अगर डायरेक्टली अगर फॉल कर रही है
onto our optical center, तो वो without any deflection, without any deviation, without any refraction वो straight away pass हो जाती है। आ गई बात समझ में? पक्का आ गई बात समझ में? तो ये तीन मेन रे डायग्राम होते हैं कॉन्वेक्स लेंस के। ऐसे से ही हम कॉन्केव लेंस के भी देखेंगे, लेकिन वो बाद में देखेंगे। पहले हम अब इसका इमेज फॉर्मेशन देखेंगे इन्हीं रे डायग्राम की हेल्प से, और फिर आगे बात करेंगे। देखते हैं, आ जाइए। देखिए सर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। ओके, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। अब देखते हैं, अब ये इमेज फॉर्मेशन की बात हो रही है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस के अंदर। तो अब इसके अंदर भी हम वही 6 केस डिस्कस करते हैं जो कॉनकेव मिरर के केस में डिस्कस करते हैं, राइट। कॉनकेव मिरर में आपको याद होगा कि हम ऑब्जेक्ट की अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं। सबसे पहले केस में हमने उसे कहाँ रखा था बेटा? एट इन्फिनिटी। फिर इन्फिनिटी के बाद हमने उसे कहाँ रखा था बेटा? इन्फिनिटी के बाद फिर हमने उसको कहीं और रखा। इन्फिनिटी के बाद फिर हमने उसको बियॉन्ड C1 रखा, फिर हम एट C रखते हैं। ये सारे केसेस होते हैं, ठीक है। तो अब ऐसे यहाँ पर हम देखेंगे व्हेन दी ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो पहला केस कौन सा बेटा? जब हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर, राइट। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ठीक है। आ जाओ देखते हैं। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया F1, ये हो गया 2F1, ये हो गया F2, और ये हो गया बेटा हमारा 2F2। ठीक है सर, मान लीजिए ये मेरी ऑब्जेक्ट है जो एक इन्फिनिटी पर है। मैंने बताया था बेटा मिरर का केस जब हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम ऑब्जेक्ट को कभी भी इन्फिनिटी पे मानते हैं तो हम उसको ऐसे बड़ा सा थोड़ा सा दूर दिखा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जब भी इन्फिनिटी से लाइट रेज आएंगी तो वो हमेशा कैसी होंगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ओके, अब वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, रिफ्रैक्शन होगा, और जब रिफ्रैक्शन होगा तो ये लाइट रेज किससे पास करते हुए जाएंगी बेटा? प्रिंसिपल फोकस F2 से, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम केस होगा, जैसे मिरर के केस में इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर होती है? जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करती हैं। अब यहाँ रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा तो यहाँ रिफ्लेक्टेड रेज नहीं होंगी, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रेज होंगी। कौन सी रेज होंगी? रिफ्रैक्टेड। आ रही है बात समझ में? ठीक है सर, आ गई बात समझ में या नहीं? ठीक है, तो याद रखिएगा कि अब यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रेज जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर इमेज फॉर्मेशन। तो चलिए जरा इमेज के बारे में लिख लेते हैं हम कुछ इनकी 3 कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहले हमें इमेज की पोजीशन डिफाइन करनी होती है। तो इमेज कहाँ बन रही है बेटा? एट अवर प्रिंसिपल फोकस F2, राइट। अगर मैं बात करूं उसके साइज की, साइज कैसा रहेगा? अभी भी हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, ठीक है ना सर, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। तो क्योंकि बिल्कुल एक डॉट जैसी बन रही होती है, क्योंकि यहाँ पर भी वही पॉइंट रहेगा कि सर यहाँ पर भी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है वो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही आ रहा है। यहाँ पर भी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही आ रहा है, जिसकी वजह से हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर भी कैसी इमेज बनेगी? हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। और लास्ट नेचर, अब भाई आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर अपने आप इंटरसेक्शन हो रहा है, तो वो कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। सबको क्लियर है तीनों पॉइंट? बोलिए बेटा, सबको क्लियर है तीनों पॉइंट? इन केसेस के अंदर हमने क्या करा है बेटा? कहाँ पर हमारी ऑब्जेक्ट थी, फिर हमने कैसे उसके साथ हम 2 रेज लगा के आ रहे हैं, और जब 2 रेज लेके आ रहे हैं, जब हम 2 रेज को लेकर आ गए हैं तो उसके बाद क्या हो रहा है, ठीक है। कैसे वो यहाँ से अपर्चर से रिफ्रैक्ट करके F2 पे इंटरसेक्ट करती हैं, यहाँ पर भी रिफ्रैक्टेड रेज लेंस के केस में इंटरसेक्ट करती है, वहां पर इमेज फॉर्मेशन देखी जाती है। आ गई बात सबको समझ में? पक्का आ गई बात समझ में? चलिए सर, अब सेकंड केस में हम अपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा अपने लेंस के पास लेके आएंगे। और अब पास कहाँ तक लेके आ जाएंगे बेटा हम अपने लेंस के? अब हम बियॉन्ड 2F1 रखने वाले हैं अपने ऑब्जेक्ट, और फिर देखते हैं कि अकॉर्डिंगली अब हमारी इमेज कहाँ बनती है, पोजीशन, नेचर, साइज वगैरह, अब हम सब उसका डिस्कस करने वाले हैं। देखिए सर, अब हम सेकंड केस डिस्कस करते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2F1, ठीक है। ओके डन। देखो ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया हमारा F1, ये हो गया हमारा 2F1, ये हो गया हमारा F2, ये हो गया हमारा 2F2, राइट। हमने यहाँ रख दी अपनी ऑब्जेक्ट,
ठीक है, बियॉन्ड टू F1 रखना था, हमने अपने ऑब्जेक्ट को रख दिया। हमेशा वैसे तो ऑब्जेक्ट की मार्किंग ए और बी ऐसे करनी चाहिए। अब यहाँ से हमारी ऑब्जेक्ट से आ रही है पहली रे, दैट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आप सभी को पता है रूल 1, जब हमने रे डायग्राम देखा था कि अगर कोई भी इंसिडेंट लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो रिफ्रैक्ट होने के बाद कहाँ से पास करेगी, F2 से। कहाँ से पास करेगी, F2 से, राइट। आ गई बात समझ में। सेकंड केस के अंदर आप थर्ड वाला रे डायग्राम यूज करो, ऑप्टिकल सेंटर से पास कराओ। अब आपकी रे जो मिल रही है वो कुछ यहाँ पर मिल रही है, तो यानी कि इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर देखने को मिल रहा है, इमेज फॉर्मेशन बिटवीन F2 एंड 2F2। तो यानी कि अब हम इमेज की जब बात करेंगे तो सबसे पहले हमें उसकी पोजीशन बतानी होती है। तो अब जब हम उसकी पोजीशन बता रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, बिटवीन F2 एंड 2F2। आप अपनी ऑब्जेक्ट को पास लाए, इमेज थोड़ा दूर हो गई है ना, यही तो हुआ। साइज अभी भी डिमिनिश्ड है, साइज कैसा है बेटा, अभी भी डिमिनिश्ड, ठीक है। और साइज के बाद नेचर की अगर हम बात करें तो आपको पता चल रहा है रियल एंड इन्वर्टेड, गॉट इट। आ गई बात समझ में, पक्का। चलिए सर कॉपी डन, ठीक है, ओके। अच्छा एक बात बताओ, क्योंकि अब हम ऑलरेडी मिरर वाला पार्ट कवर कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर, आपने देखा भी होगा जब हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे थे तो हमने मैग्निफिकेशन डिस्कस कर लिया था। अब मान लो तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए और उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर ये वाला रे डायग्राम दे रखा हो और बाकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब आपको रे डायग्राम देख के दो तीन बातें तो साफ साफ पता चल रही है कि यार मेरी लेंस कौन सा यूज कर रहे हैं हम, कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स यूज कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, बियॉन्ड 2F बन रखी है। इमेज कहाँ बन रही है, बिटवीन 2F2 बन रही है और डिमिनिश बन रही है। अगर वो आपको पूछें बाय ऑब्जर्विंग द गिवन रे डायग्राम ऑफ अ गिवन लेंस व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। और वो चारों ऑप्शंस मैग्निफिकेशन के बारे में, चारों ऑप्शंस कैसे हो, मैग्निफिकेशन के बारे में, ठीक है। तो आप जरा मुझे बताइएगा, मैं आपसे पूछता हूँ, चार अलग अलग ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन कहता है कि मैग्निफिकेशन इज 0.5, दूसरा ऑप्शन कहता है मैग्निफिकेशन इज -0.5, तीसरा ऑप्शन कहता है मैग्निफिकेशन इज 1.5 और फोर्थ ऑप्शन कहता है मैग्निफिकेशन इज -1.5। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पॉजिटिव का 0.5, दूसरा ऑप्शन कह रहा है माइनस का 0.5, तीसरा ऑप्शन जो है वो 1.5 है और चौथा ऑप्शन है माइनस का 1.5। तो अब मुझे बताइए सर कि आप क्या डिड्यूस कर पाते हैं इस बात से कि एक्चुअली में क्या हो सकता है इसका आंसर, बताइए सर। जो मैंने आपको ऑप्शन दिए बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन है, आप दिमाग लगाइए, सोचिए क्या होगा इसका आंसर, चलिए बोलिए। बेटा जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया कि जो एक ये वाला रे डायग्राम गिवन है और वो चार ऑप्शन दे मैग्निफिकेशन के बारे में, तो आपको सबसे पहले ये दिखना चाहिए कि भाई इस वाले केस में याद भी होना चाहिए और दिख भी रहा है कि जो आपकी इमेज है वो डिमिनिश्ड बन रही है। इमेज कैसी बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है। डिमिनिश्ड में हमेशा मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 होती है, तो यानी कि आइदर ऑप्शन ए और बी। अब ए और बी के जो बाहर गया है वो तो पहली थोड़ा गलत प्रोसेस पर है, थोड़ा चीजें रिवाइज करिए, वीडियोस देखिए आप वापस से जाकर, तो आपको समझ में आएंगी बातें। और उसके बाद अगर आपको वीडियो में अगर कोई डाउट भी है तो आप मेरे को मेल भी कर सकते हो, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो, तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। आ रही है बात समझ में। अब यहाँ पर आपने देखा कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, कैसी इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो रियल एंड इन्वर्टेड सर के लिए तो इंस्टाग्राम में मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा ना, हमेशा मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा। तो जब मैंने बताया है आपको कि भाई मैग्निफिकेशन विल बी नेगेटिव इन केस ऑफ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज एंड मैग्निफिकेशन विल बी लेस देन 1 इन केस ऑफ डिमिनिश्ड इमेज, तो यहाँ पर एक ही तो ऑप्शन था जहां पर वो नेगेटिव भी था और लेस देन 1 भी था, दैट इज ऑप्शन बी, -0.5। विदाउट कैलकुलेशन ही बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो आपको कुछ और नहीं बता रहा कि फोकल लेंथ क्या है, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट, कुछ नहीं बता रहा। अब ये जो क्वेश्चन है ये बेहद आसान क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी ये मुझे आसान लग रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको भी आसान लग रहा है, जो भी इसको देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, सबको आसान लगना चाहिए, क्योंकि हम इस बात को ऑलरेडी मिरर वाले पार्ट में अच्छे से डिस्कस करके आए हैं, है ना। तो भाई वहां पे उन चीजों को याद रखो ना, जब मैंने ऑलरेडी उस वीडियो के अंदर बताया हुआ है कि भाई जब भी मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, चाहे वो मिरर हो या लेंस हो, हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड नेचर होगा, ठीक है। रीजन भी दिया था, रीजन दोबारा बताऊंगा जब आज आपको, अब रिफ्रैक्शन में जब हम दोबारा से करेंगे तब आपको मैं दोबारा बताऊंगा कि कैसे आपको पता चलता है कि अच्छा वहां पर ये होगा। आ रही है बात समझ में, ठीक है। और अगर कभी भी डिमिनिश्ड है तो लेस देन 1 वैल्यू होनी चाहिए, तो ऑप्शन बी था 0 -0.5। अब इन चीजों को जितनी जल्दी याद कर लोगे उतना अच्छा पेपर में कर पाओगे, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। चलिए सर अब बात करते हैं आगे, ठीक है। हमने ऑलरेडी दो केस डिस्कस कर लिए। पहला केस था व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी और दूसरा केस था बेटा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2F1। अब हम करेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 2F1। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F, देखो
ये हो गया मेरा ऑप्टिकल सेंटर, राइट। ऑप्टिकल सेंटर के बाद मान लीजिए मेरा F1 है, ये मेरा 2F1 है, F2 2F2। मैंने क्या करा, 2F1 पर अपनी ऑब्जेक्ट रखी, एक रे पैरेलल डाल दी, ये मेरी इंसिडेंट लाइट रे, एरोस जरूर दिखाने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारी लाइट रे पास हो रही है थ्रू F2। परफेक्ट, समझ में आता है, ठीक है सर। अब थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देते हैं। अब दूसरी रे मैंने डाली यहाँ से, अब इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो एग्जैक्टली 2F2 पर आएगा। एग्जैक्टली कहाँ आएगा, 2F2 पर। जिस तरीके का केस था, याद रखिएगा, जिस तरीके का केस हमारे कॉन्केव मिरर के अंदर थर्ड केस था, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, in that case also the image is formed at center of curvature only. Here also the same thing is observed, when the object is at 2F1, that is C1, the image is formed at C2. In this case also object distance is equals to image distance and even the size is also equal. आ रही है बात समझ में? तो यानी कि इस केस के लिए अगर मुझे इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना है, सबसे पहले हम क्या बताते हैं हमेशा, पोजीशन। तो पोजीशन में आप क्या बताओगे, इट इज फॉर्म्ड एट 2F2, राइट। अगर मैं बात करूं साइज, तो सेम एज ऑब्जेक्ट, या फिर आप इक्वल लिख सकते हो या सेम एज ऑब्जेक्ट, अभी एनलार्ज नहीं हो जाएगी। थर्ड केस, अगर मैं उसके नेचर की बात कर रहा हूँ, तो इसका नेचर कैसा आ गया, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा आ गया, रियल एंड इन्वर्टेड। चलो आ जाओ, थोड़ा सा और दिमाग लगाओ। इस ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन, इस केस का, सॉरी, इस इमेज का मैग्निफिकेशन -1 है। अब मुझे ये बताओ किस किस को ये बात समझ में आती है कि इसका मैग्निफिकेशन -1 है, और किस किस को ये बात समझ में नहीं आती है कि इसका मैग्निफिकेशन -1 नहीं है। हैंड रेस करिए बेटा जिन जिन को समझ में आती है ये बात कि इसका मैग्निफिकेशन -1 है। आती है, ठीक है। जिसको नहीं भी समझ में आ रही है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अभी हम मैग्निफिकेशन आगे करेंगे भी, हम रिफ्रैक्शन के अंदर, तब भी आपको दोबारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए, गुड। सो आई बिलीव वी आर गुड टू गो, आगे बढ़ सकते हैं हम। अब हमने थर्ड केस भी डिस्कस कर लिया। अब देखो थर्ड केस तक हमारी जो अभी तक जो इमेज है हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड बनी है, राइट। अभी तक पहले केस में हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज थी, दूसरे केस के अंदर वो कैसी थी, दूसरे केस के अंदर वो डिमिनिश्ड हो गई, मतलब पहले से थोड़ी बड़ी थी लेकिन अभी भी स्टिल ऑब्जेक्ट से वो छोटी थी, राइट। ऑब्जेक्ट से वो छोटी थी। उसके बाद ऑब्जेक्ट से छोटी होने के बाद भी हमने थर्ड केस के अंदर देखा वो इक्वल साइज की हो गई। अब हम अपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास लाएंगे टू अवर लेंस। अब हम अपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास लेके आने वाले हैं टू अवर लेंस। अब हम उसको रखेंगे बिटवीन 2F1 एंड F1। नाउ द फोर्थ केस इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2F1 एंड F1, ठीक है। 2F1 और F1 के नीचे रखेंगे, तो देखते हैं अंदर। राइट, देखो अब मैंने यहाँ रख दिया अपनी ऑब्जेक्ट को, पहली रे पैरेलल, ठीक है। पैरेलल वाली रे किससे पास होती है, रिफ्लेक्ट होके, रिफ्रैक्ट होके, सॉरी, F2 से, ठीक है। थोड़ा सा इसे और एक्सटेंड करो, क्यों एक्सटेंड कर रहे हैं बाद में पता चलेगा, ठीक है। ओके, अब तीसरी रे ले लो, ये वाली। अब इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख रहे हो, बियॉन्ड 2F2 आ रहा है, राइट। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ आ रहा है, बियॉन्ड 2F2, यानी कि अब मेरी इमेज और दूर बनेगी। ये तो सेम ट्रेंड फॉलो हो रहा है ना, ये तो सेम ट्रेंड फॉलो हो रहा है, राइट। भाई जितना आप अपनी ऑब्जेक्ट को पास लेके आ रहे हो उसकी इमेज उतनी दूर बन रही है लेंस से। पहले केस में बनी थी F2 पे, फिर दूसरे केस में बनी बिटवीन 2F2, बिटवीन F2 एंड 2F2, तीसरे केस में 2F2 के पर बन गई थी, और अब उसके भी बात बन रही है। तो यानी कि पोजीशन में हम लिखेंगे बियॉन्ड 2F2, राइट, बियॉन्ड 2F2। अगर मैं इसके साइज की बात करूं, नाउ इट विल बी एनलार्ज। अब इसका साइज कैसा हो जाएगा, एनलार्ज। एंड इन द थर्ड केस अगर मैं इसके नेचर की बात करता हूँ, राइट, तो अब इसका नेचर हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर कैसा हो जाएगा बेटा इसका, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है जी। आई बात समझ में, नेचर हो गया रियल एंड इन्वर्टेड, साइज हो गया एनलार्ज, पोजीशन है बियॉन्ड 2F2। गॉट इट, आ गई बात समझ में, ठीक है बेटा। चलिए सर आगे की बात करते हैं। अब हमें इसका फिफ्थ केस डिस्कस करना है। देखते हैं। अब फिफ्थ केस में अब हम अपने ऑब्जेक्ट को और पास लेके आने वाले हैं। अब जो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है हमारी ऑब्जेक्ट पोजीशन की,
वो आ जाती है अब हमारे फोकस पर। हाँ, दैट द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F1। ठीक है, इस केस के अंदर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट F1। ठीक है देखिए F1 पर मैंने अपनी ऑब्जेक्ट रखी, यहाँ डाली पहली रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे ऐसी बन गई। अब ध्यान से देखिएगा जरा इन दोनों चीजों को, क्या आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों रेस ही पैरेलल हैं, राइट? ये दोनों रेस ही पैरेलल हैं। फ्री एंड डायग्राम में इतना परफेक्ट नहीं बन पाया, बट मेन मोटिव क्या है शो करने का कि दोनों रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे के पैरेलल हो गई हैं। अब फिर वही वाला केस आ गया यहाँ पर भी, जैसा फिफ्थ केस था कॉन्केव मिरर में, अब ऐसा ही केस यहाँ पर भी आ गया बेटा कि जो पैरेलल रेज होती हैं वो कहाँ पर जाकर मीट कर रही होती हैं, इंफिनिटी पर, राइट? तो अब इस वाले केस के अंदर अगर मुझसे कोई पूछे कि बताइए पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड, बताइए क्या पूछ रहे हैं भैया वो, पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म, तो मैं क्या बोलूंगा, एट इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी पर कैसी बनती है हमेशा, हाईली एनलार्ज या इनफाइनाइटली एनलार्ज या हाईली एनलार्ज आप कह सकते हैं, यानी कि व्हेन वी टॉक अबाउट साइज ऑफ द इमेज, हाईली एनलार्ज। कैसी बन रही है भैया, हाईली एनलार्ज। ओके, अगली बात समझ में। थर्ड इज नेचर, अगेन द नेचर विल रिमेन सेम, रियल एंड इन्वर्टेड। अभी भी नेचर कैसा है बेटा इसका, रियल एंड इन्वर्टेड। कर रहे हैं बेटा हम अज्यूम। ओके, तो अब ये देखो इस वाले केस के अंदर भी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट F1, तो सेम। अब देखो आप चीजों को कनेक्ट करके चलोगे तो लर्निंग वर्क कम हो जाएगा, चीजों को जितना सेपरेट रखोगे उतना लर्निंग वर्क बढ़ेगा। कंफ्यूज भी मत हो जाना, चीजों को कनेक्टेड तभी कर सकते हो जब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी। आ रही है बात समझ में, कि कॉन्केव मिरर के अंदर जैसे पहले 5 केस थे, वैसे यहाँ पर भी कॉन्वेक्स लेंस के अंदर भी वही 5 केस आए हैं। पता है ऐसा क्यों है, क्योंकि दोनों का नेचर सेम है। कॉन्केव मिरर कैसा था, कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स लेंस कैसा है, that is why, this is the reason why both have same kind of image characteristics in all first 5 cases। आ गई बात समझ में? तो क्या सर 6 केस के अंदर भी ऐसी होगा? हाँ, चलो जी अब 6 केस को डिस्कस करते हैं, आ जाइए। देखिए 6 केस में when the object is between F1 and O, F1 and O मतलब फोकल और ऑप्टिकल सेंटर, राइट? आ जाइए देखते हैं। ये हमने बना लिया अपना कॉन्वेक्स लेंस, ये आ गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस का अपर्चर, ये आ गया एक हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, F1, F1, F2, F2। चलिए ऑब्जेक्ट मैंने रख दी यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने डाली पहली रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये पहली रे जाएगी मेरी F2 से पास होके, दूसरी रे डाली मैंने मान लीजिए ऑप्टिकल सेंटर से, आपको दिख रहा है सर ये दोनों डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग रेज दूर दूर जा रही है, दूर दूर जा रही है, चलती रहेंगी, क्या कभी इंटरसेक्ट कर पाएंगे? नहीं। पैरेलल के केस में हमने फिर भी एक पॉसिबिलिटी मान ली कि चलो इन्फिनिटी पर जाकर ये इंटरसेक्ट कर देंगी, लेकिन डाइवर्जिंग रेज के केस में हम वो पॉसिबिलिटी कंसीडर कर ही नहीं सकते। अब इसीलिए रियलिटी के अंदर मतलब रियल केस के अंदर तो ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करने वाले, और जब तक रिफ्रैक्टेड रेज इंटरसेक्ट नहीं करेंगे इमेज नहीं बनेगी। तो अब हम यहाँ पर वर्चुअल एक्सटेंशन देखेंगे बैकवर्ड। अगर मैं इन दोनों रेस को वर्चुअली एक्सटेंड करता हूँ बैकवर्ड, कैसे एक्सटेंड करना है बेटा, बैकवर्ड, तो आप ये देखोगे कि दैट ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, भाई ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट में है, ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट एक हाईली एनलार्ज, जब मैं बोलूं एनलार्ज वर्चुअल डायरेक्ट इमेज बनती है। दिस इज द ओनली केस, दिस इज दी ओनली केस, यानी कि इमेज की अब जो पोजीशन होने जाने वाली है वो क्या हो जाएगी बेटा, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, एज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑन द सेम साइड एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है साइज के बारे में हम बात करें, हाँ एनलार्ज या हाईली एनलार्ज आप लिख सकते हैं, एंड अगेन साइज हो गया। नेचर अगर है, दिस इज दी ओनली केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज
virtual and erect, right? This is the only case when the object formed is virtual and erect. ठीक है जी. तो यानी कि क्योंकि दोनों ही कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, दोनों का नेचर कैसा है बेटा, कन्वर्जिंग है, तो इसलिए इनके अंदर भी दोनों के 6 केसेस हैं. दोनों 6 केसेस के अंदर अगर आप देखोगे एग्जैक्टली सेम इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, एग्जैक्टली सेम इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं. आ गई बात समझ में या नहीं, बोलो पक्का आ गई बात समझ में कि कौन सी 6 इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली, ऑब्जर्व कर ली, एंड आई बिलीव कि अब आपको अच्छे बात समझ में आ गई है. राइट, पक्का डन है सबके लिए. चलो सर, गुड, वेरी गुड. अब इन्हीं इमेज डायग्राम्स के बेसिस पर अगर हम बात करें, इन्हीं इमेज डायग्राम के बेसिस पर इसके साइन कन्वेंशन की, किसकी बात करनी है, साइन कन्वेंशन की. तो भाई देखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव, राइट, फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी हमेशा पॉजिटिव. बट देखो ये तीनों चीजें तो हमेशा ट्रू रहेंगी, किसके लिए, फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, आ रही है बात समझ में. फोकल लेंथ पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा प्रिंसिपल फोकस है f2, इट इज टू द राइट ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर, इट इज टू द राइट ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर, दैट इज व्हाई इट्स वैल्यू विल बी पॉजिटिव. अब अगर मैं बात करूं इमेज डिस्टेंस की, तो देखो वैसे तो पॉजिटिव ही है इमेज डिस्टेंस, क्योंकि हमेशा राइट में बन रहा है, लेकिन वही वाली बात है कि एक एक्सेप्शन केस आएगा, सिक्स्थ केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f1 एंड o, तो उस केस में लेफ्ट हैंड साइड पे बन रही होती है तो नेगेटिव हो जाता है. हाइट ऑफ इमेज वैसे तो नेगेटिव ही है क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड है. फिर वही वाली कहानी, सिक्स्थ केस जिसके अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो f1 और o के बीच में रखी है, वहां पर भी है वर्चुअल डायरेक्ट है, इसलिए पॉजिटिव. गॉट इट. अब यहाँ पर ये साइन कन्वेंशन हमने डिस्कस करा. आई बिलीव आपको साइन कन्वेंशन समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को कि कैसे हम ये साइन कन्वेंशन देख रहे होते हैं. आगे सबको बात समझ में या नहीं, ठीक है, क्लियर है सबको, गुड बेटा गुड. तो अभी देखो हमने सारे केसेस डिस्कस कर लिए कॉन्वेक्स लेंस के. हमने सबसे पहले उसका रे डायग्राम देखा, फिर रे डायग्राम की मदद से उसकी इमेज फॉर्मेशन करी, सारे 6 केस डिस्कस करे, ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशंस रखी और अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशन के साथ साथ हमने उसकी इमेज फॉर्मेशन भी देखी. अब उसके बाद फिर हमने उसका साइन कन्वेंशन भी देखा. आप एक चीज नोटिस करो कि हर वीडियो में जब भी हम किसी भी मिरर का या लेंस का रे डायग्राम कर रहे हैं, तो उसी के बाद हम साइन कन्वेंशन डिस्कस करते हैं, क्योंकि रूल यही है, तरीका यही है. क्योंकि साइन कन्वेंशन या तो रटो, ठीक है, और अगर रटने नहीं है तो किस चीज से समझोगे आप साइन कन्वेंशन को, रे डायग्राम से समझोगे आप. और ये बात समझ में, तो साइन कन्वेंशन को रटने से बेटर है कि आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर पिक्चर होनी चाहिए सारे रे डायग्राम में. उससे आप बिना रटे, बिना आप उसको क्रैम करे, क्योंकि अगर आपने रटा है ना तो आप गलती कर सकते हो भाई, बहुत कंफ्यूजिंग है. 4 केस है ना अलग अलग, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, तो अलग अलग 4 केस हो जाएंगे. रटोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. इवन मैंने भी याद नहीं करे हुए सर, मैंने तो कुछ रे डायग्राम बनाता रहता हूँ, मुझे पता चल जाता है अच्छा इसका ये, इसका ये कर देता. आ रही है बात समझ में. चलिए जी, अब हम बात करते हैं बेटा रे डायग्राम, और अब हम किसको कंसीडर करेंगे, अब हम कंसीडर करने वाले हैं कॉनकेव लेंस. किसको, कॉनकेव लेंस. देखिए, तो जब हम कॉनकेव लेंस की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला वही केस लेंगे, व्हेन द इंसिडेंट लाइट रे is parallel to principal axis, right? When the incident light ray is parallel to principal axis. अब देखिए जरा, ये हो गया अपर्चर, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, f1 टू f1. याद रखिएगा कॉनकेव लेंस के केस में जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो f1 होता है, राइट. ओके, ये रहा हमारा f2 और ये रहा हमारा 2f2. अब पहला केस वही है, अगर जा रहा है तो ये तो ऐसे डाइवर्ज हो जाती है यहाँ से, लेकिन इट अपीयर्स टू ओरिजिनेट फ्रॉम f1 फोकस, राइट. आ गई बात समझ में. मतलब कि जो रिफ्रैक्टेड रे है वैसे तो वो डाइवर्ज अवे हो जाता है, क्योंकि कॉन्केव लेंस का जो नेचर है वो डाइवर्जिंग ही है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें कि जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है वो अपीयर्स टू ओरिजिनेट फ्रॉम f1 फोकस, राइट. ओके, सेकंड केस अगर हम डिस्कस करें, अब सेकंड केस के अंदर हम इसको फोकस पे अप्रोच करवाने वाले हैं, कि मतलब जो हमारी लाइट रे है वो कुछ इस तरीके से जा रही है कि वो फोकस को अप्रोच कर रही है. सो व्हेन द इंसिडेंट लाइट रे अप्रोचेस फोकस, यानी कि कैसा केस होगा ध्यान से देखिएगा.
मान लीजिए कोई लाइट रे इस तरीके से आई है, मतलब अगर वो स्ट्रेट पास होती तो वो F2 से पास हो जाती, तो ऐसी इंसिडेंट रे हमेशा पैरेलल हो जाती है। ठीक है, आई बात समझ में? यहाँ पर वो वाला केस मत करना जो हम कॉन्वेक्स लेंस के अंदर कर रहे होते हैं कि पहले फोकस से पास करा देते हैं और फिर ऐसा केस कर देंगे, नहीं। क्या बेटा? नहीं बेटा, हम इसको देखेंगे, F1 से यहाँ पर कोई लिंक नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर हम F1 से पास करा देंगे यहाँ पर तो फिर तो वो वाला केस हो गया जो कॉन्वेक्स लेंस में होता है, तो वो फिर अलग हो जाएगा। यहाँ पर हम ये वाला केस देख रहे होते हैं जब ये अप्रोच कर रही है इसको, मतलब ऐसा लगता है अगर ये स्ट्रेट जाएगी तो वो F2 से पास हो जाएगी, तो ऐसी जो इंसिडेंट रही है वो रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। आ गई बात समझ में? बोलिए बेटा, आ गई बात समझ में? डन? ओके सर, चलिए आगे देखते हैं। देखते हैं थर्ड केस। अब इसके अंदर भी व्हेन द इंसिडेंट लाइट रे falls directly on the pole, ठीक है, सॉरी पोल होता है क्या यहाँ पर? ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। पोल किसके केस में होता है? स्फेरिकल मिरर्स के केस में होता है, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स इज पोल। चलिए, ठीक है, देखो जरा। अब अगर कोई भी इंसिडेंट लाइट रे डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर पे आ रही है तो वो विदाउट एनी डेविएशन स्ट्रेट अवे पास हो जाएगी, विदाउट एनी डेविएशन स्ट्रेट अवे पास हो जाएगी। आगे बात समझ में? यही सेम केस था बेटा कॉन्वेक्स लेंस के मिरर में, कॉन्वेक्स लेंस के केस में भी, राइट? यही सेम केस था ना? आ गई सबको बात समझ में? पक्का आ गई बात समझ में? हाँ जी, चलिए कर दें, अब कर दें, इसे भी क्लीन कर दें, आसान है, समझ में आता है, ठीक है सर। अब सर देखिए हमारा काम अब दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। अब जो हमने यहाँ पर देखा है ना, अब हम इन रे डायग्राम की मदद से इमेज फॉर्मेशन करने वाले हैं। रे डायग्राम की हेल्प लेते हैं ऑब्वियसली हम, और अब हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे थ्रू अ कॉनकेव लेंस, मतलब एक कॉनकेव लेंस किस तरीके का इमेज फॉर्मेशन शो कर रहा होता है। अब इसके अंदर भी खाली हमें दो ही केस डिस्कस करने हैं, याद है आपको? कॉन्वेक्स मिरर के अंदर भी सिर्फ हमने दो ही केस डिस्कस करे थे। यहाँ पर भी पहला केस होगा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पर है, वो वाला केस डिस्कस करना है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। तो जब हम ये वाला केस देख रहे हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो देखिए जरा, सॉरी ये तो कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ओके, अब देखिए जरा, पहला केस है ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखना है, जो लाइट रेज आ रही होंगी वो पैरेलल आ रही होंगी, राइट? जो लाइट रेज आ रही होंगी कैसी आ रही होंगी? वो पैरेलल। और पैरेलल वाली जो रेज होती हैं वैसे तो वो डाइवर्ज अवे हो जाती हैं, लेकिन अगर आप उनको देखोगे तो वो कहाँ से कहाँ पर ओरिजिनेट उनका लग रहा होता है? F1 पर, जो उनका प्रिंसिपल फोकस है। तो इमेज कहाँ बनी है बेटा? F1 पर। कहाँ पर बनी है? F1 पर। ये मेरी हो गई दोनों रिफ्लेक्टेड रे, और ये मेरा हो गया इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। पहली चीज उसकी पोजीशन, हाँ जी सर, तो पोजीशन हो गया उसका एट F1। दूसरा केस उसका साइज, ठीक है, दूसरा केस, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। सबको आ रही है बात समझ में या नहीं कि हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज कैसे आ रहा है? ठीक है सर, तो ये हो गया हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। उसके बाद लास्ट हो गया इसका नेचर, और नेचर हो गया इसका वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है सर, नेचर हो गया इसका वर्चुअल एंड इरेक्ट। गॉट इट? आ गई बात समझ में? पक्का? क्या अगर आपको ध्यान हो तो क्या यही सेम इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स कॉन्वेक्स मिरर के केस में नहीं थी? थी ना? थी।
अब यहाँ पर ये चीजें मैच क्यों कर रही हैं, दोनों का नेचर सेम है, कॉन्वेक्स मिरर भी डाइवर्जिंग है और कॉनकेव लेंस भी डाइवर्जिंग है। आ गई बात समझ में? बोले सर पक्का आ गई बात समझ में? हाँ जी सर। तो इन बातों को ध्यान रखना है सर, इन चीजों को आप जितना ध्यान रखोगे उतना आप अच्छे से सीख सकोगे, उतनी आपको बातें समझ में आएंगी। चलिए सर अब बात करते हैं सेकंड केस की। देखिए इमेज फॉर्मेशन में सेकंड केस, अब वहां पर सेकंड केस क्या था कॉन्वेक्स मिरर में, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। अब यहाँ पर भी सेकंड केस यही होगा, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। अब यहाँ पर पोल नहीं होता है, यहाँ पर क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, कहाँ रखें बताओ, यहाँ रख लें, कहीं भी रख लो एक ही बात है। पहली रे पैरेलल ऐसे जाएगी, वर्चुअली ओरिजिनेशन उसका यहाँ से होता है, सेकेंड रे यहाँ से देखो यहाँ पर बनेगी, इमेज बनेगी यहाँ पर। आ रही है बात समझ में? हमेशा ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में बनेगी इन दोनों केस में। तो अब अगेन इमेज, पहली पॉइंट पोजीशन, हाँ जी सर बताइए, बिटवीन F1 एंड O, राइट राइट ओके। उसके बाद उसका साइज अभी भी डिमनेस्ड ही रहने वाला है, साइज कैसा होगा उसका, डिमनेस्ड। और अगेन नेचर विल अगेन बी सेम, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बिल्कुल सही बिल्कुल सही, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है जी, आ गई बात समझ में? इफ यू रिमेंबर अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग कि इसका जो पार्ट है वो सेम है। ठीक है, हो गई बात समझ में? आ गई क्या करा है हमने इन सारे केसेस के अंदर, कहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, उसके हिसाब से कहाँ पर हमारी इमेज फॉर्मेशन हो रही है। अब हम क्योंकि हम रे डायग्राम कर चुके हैं तो ऑब्वियसली अब हम इसका साइन कन्वेंशन डिस्कस कर सकते हैं। भाई अब वैलिडिटी मिल गई ना हमको। देखिए साइन कन्वेंशन की मैं बात करूं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा ही नेगेटिव है, इसका फोकल लेंथ भी नेगेटिव है, और अगर मैं बात करूं इसकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की, वो तो हमेशा पॉजिटिव होता है। हाइट ऑफ इमेज यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव है क्योंकि दोनों केस में वर्चुअल डायरेक्ट इमेज है, और इमेज डिस्टेंस यहाँ पर हमेशा नेगेटिव है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, कुछ नहीं है, राइट। आ गई बात समझ में? रे डायग्राम को देख के आप ये दोनों बातें समझ पाते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है जी, आ गई बात। देखिए सर अब इस चैप्टर का मेन पार्ट जो है ना, अब इसके बाद खाली हमारा न्यूमेरिकल पार्ट बचा है, उस न्यूमेरिकल पार्ट को हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है पावर ऑफ अ लेंस, और फिर हमारा रिफ्रैक्शन भी कंप्लीट हो जाएगी। आ जाइए अब बात करते हैं। अब हमें बात करना है बेटा लेंस फॉर्मूला को। देखिए अब हम डिस्कस करेंगे लेंस फॉर्मूला। जैसे हमने मिरर फॉर्मूला डिस्कस करा था, मैथमेटिकल रिलेशनशिप होता है इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ का, ऐसे यहाँ पर भी होता है। ये फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, याद रखिए जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हमें कभी भी क्वेश्चन के अंदर साइन कन्वेंशन दिया नहीं होगा, वो तो आपको यही देंगे दैट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट को जब भी हम लेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जब भी लेंगे तो उसको नेगेटिव लेना है, तो -15 आप अपने आप लोगे हमेशा। अब लेंस फॉर्मूला तो ये हो गया। अब यहाँ पर भी सर सेम केस आता है मैग्निफिकेशन का, मैग्निफिकेशन रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। अब वो होता है HI/HO, ये ट्रू है हमेशा दोनों के लिए, ये मिरर के लिए भी ट्रू है और ये लेंसेज के लिए भी ट्रू है। उसके बाद एक फॉर्मूला होता है V/U, वहां पर -V/U है और फिर ये हो गया V/U। ठीक है जी, अब देखिए जरा यहाँ पर भी सेम केस चलेगा। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो नेचर हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या नेचर हो जाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो जो नेचर हो जाएगा वो हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। कैसे नेचर हो जाएगा? रियल एंड इन्वर्टेड। बाकी तीन केस सेम रहने वाले हैं। मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1, एनलार्ज्ड, कैसी है? एनलार्ज्ड। ठीक है, मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 यानी कि इक्वल साइज है दोनों का, इमेज और ऑब्जेक्ट का, और अगर लेस देन 1 है तो यानी कि अब ये केस हो गया डिमिनिश्ड का। ठीक है जी, याद रखिएगा सर इन सारी बातों को। हाँ जी सर बोलो। जैसे मेरी वैल्यू 5 है तो -5 डालूंगा, फिर वो -5 डालोगे वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है सर, आ गई बात समझ में सबको? पक्का आ गई बात समझ में? ठीक है सर। अब एक लास्ट एक टॉपिक बचता है पावर ऑफ लेंस।
पावर ऑफ लेंस। अब इसका क्या मतलब होता है भाई? देखिए, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे मेरी ये वाली, उनसे कुछ बच्चे स्पेक्स यूज करते हैं, और जब वो स्पेक्स बनाते हैं तो एक पर्टिकुलर पावर का उनका लेंस होता है, वो जो भी लेंस उनके स्पेक्स में होता है। जो आइस टेस्ट होती है वो क्या कहते हैं, नंबर दे रहे हैं हम अपना, है ना, नंबर नंबर। वो नंबर नहीं होता है, वो पावर होती है आपकी लेंस की। और अगर आप ध्यान से देखोगे ना, वो कुछ लिखते हैं -1.25D लिख देते हैं आगे, कैपिटल डी। वो इस पावर की एसआई यूनिट होती है डायप्टर। वो इस पावर की ही एसआई यूनिट होती है डायप्टर। डायप्टर इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल डी। पावर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ, व्हेन फोकल लेंथ इज इन मीटर। और अगर ये सेंटीमीटर में है तो फिर ये फॉर्मूला हो जाएगा। क्यों भाई? फोकल लेंथ को आप पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो वो 100 से डिवाइड करोगे, वो 100 से ऊपर ही चला जाएगा। आ गई बात समझ में? ऐसा यूनिट डायप्टर है। पावर क्या बताती है? पावर ये बता रहा होता है कि एक लेंस कितना ज्यादा बेंड कर सकता है एक रे ऑफ लाइट को। अरे बात समझ में? जितनी ज्यादा पावर होगी उतनी ज्यादा रिफ्रैक्शन कर रहा होगा, यानी कि उतनी ज्यादा वो बेंडिंग शो कर रहा होगा, उतनी ज्यादा वो बेंडिंग शो कर रहा होगा। आ गई बात समझ में? ऑलवेज रिमेंबर, फोकल लेंथ से पता चलेगा पावर का साइन कन्वेंशन। जैसे कि अगर मैं बात करूं, कॉन्वेक्स लेंस है, अब उसकी जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव है, तो मतलब उसकी पावर भी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। और अगर मेरा कॉनकेव लेंस है, उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव है, तो यानी कि उसकी पावर भी हमेशा नेगेटिव ही रहेगी। ठीक है? ओके, आ गई सारी बातें समझ में? तो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस चैप्टर, लाइट चैप्टर 10, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आप सारी वीडियोस को थोड़ा जल्दी जल्दी देखो, उनको रिवाइज करो, और उसके बाद अगर आप इनके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मेरे पास एक 100 क्वेश्चन का कलेक्शन है, एमटीजी एक बुक आती है, उसी का कलेक्शन है, तो वो आप मेरे से ले सकते हो और आप इसको सॉल्व कर सकते हो।